एपिसोड 3 डेविल्स इनोसेंट लव। अनन्या आधे घंटे से लगातार रो रही थी। अरशद के लाख कोशिशों के बाद भी अब वो चुप नहीं हुई तो अरशद ने उसे अपने करीब खींच लिया और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। अनन्या अभी भी 7 साल की ही थी। उसे तो किस का मतलब भी नहीं पता था। वो आंखें फाड़कर अरशद को देख रही थी। अरशद की पलकें झुकी हुई थी। वो जम चुका था। उसके होठ अनन्या के होठ से जुड़े हुए थे। करीब 1 मिनट बाद वो अनन्या से अलग हुआ और खांसते हुए उसने माहौल को ठीक करते हुए कहा, तुम ठीक हो? ये कहते हुए अरशद उससे नजर चुरा रहा था। जवाब ना मिलने पर अनन्या की तरफ देख और पाया वो उसे गुस्से से घूर रही थी। गुस्से में वो और भी ज्यादा क्यूट और सुंदर लग रही थी। अरशद के फेस पर स्माइल आ गई। उसने कहा, चलो अब मुझे देखना बंद करो और पढ़ाई करो। नहीं, मुझे नहीं पढ़ना, अनन्या ने कहा। क्यों नहीं पढ़ना? अरशद ने पूछा। अनन्या कुछ नहीं बोली। वो अपनी कॉपी को थैले में रखने लगी। उसे ऐसा करते देख अरशद ने उसका हाथ पकड़ लिया और दोबारा से पूछा, पहले तुम बताओ तुम्हें क्यों नहीं पढ़ना, तभी मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। तुम गंदे लड़के हो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं पढ़ना, अनन्या ने मुंह बनाते हुए कहा और बेड से उतर गई। उसने अपना थैला लिया और दरवाजे के पास जाकर कुंडी की तरफ देखने लगी। कुंडी दरवाजे के ऊपर थी। अनन्या अभी बहुत छोटी थी। उसने 2-3 बार जंप किया, फिर भी वो कुंडी को छू नहीं पाई। अरशद उसको देख रहा था। उसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि उस अनन्या को देखकर वो एक सुकून, एक खुशी महसूस कर रहा था। इसे खोलो, अनन्या ने कहा और अरशद ने जानबूझकर उसकी बातों को इग्नोर कर दिया। अनन्या उसके पास आई और उसके हाथों को हिलाते हुए बोली, दरवाज़ा खोलो। तो अरशद बोला, अगर मैंने दरवाज़ा खोल दिया तो क्या कल तुम फिर से पढ़ने आओगी? इस पर अनन्या ने तुरंत नाम में अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, नहीं, तुम अच्छे नहीं हो, मैं तुम्हारे पास पढ़ने नहीं आऊँगी। यह सुनकर अरशद थोड़ा सीरियस हो गया। वो अनन्या के और करीब जाते हुए बोला, सोच लो, अगर तुम मेरे पास पढ़ने आओगी तो मैं तुम्हें रोज एक चॉकलेट दूंगा। चॉकलेट का नाम सुनकर अनन्या सोच में पड़ गई। कुछ सेकंड बाद उसने कहा, मुझे तुम्हारा खाना भी खाना है, वो बहुत टेस्टी था, क्या तुम मुझे वो भी खिलाओगे? अरशद मुस्कुराने लगा। उसने हाँ में अपना सिर हिला दिया। अनन्या खुश होकर बेड पर बैठ गई। उसने अपना कॉपी और पेन थैले से निकाल लिया। ऐसे ही 4 दिन बीत गए। अरशद ने अनन्या को किस वाली बात दूसरों को बताने से मना कर दिया था। अनन्या 1 बजे से पहले ही वहां आ जाती। उसे डर था कहीं वो लेट हो गए तो अरशद अकेले ही सारा टेस्टी खाना और चॉकलेट खा जाएगा। एक दिन पहले ही सिंघानिया फैमिली छुट्टियां मनाने स्विट्जरलैंड चली गई। इस बीच अरशद की माँ उससे मिलने आई और उसे अपने साथ चलने को कहा, मगर अरशद ने उन्हें साफ शब्दों में मना कर दिया। 2 दिन और बीत गए। आज सुबह से ही अरशद के सिर में दर्द था। उसने लंच भी नहीं किया। वो बेड पर लेटा था। वहीं अनन्या अकेले लंच खा रही थी। उसे अरशद से कोई मतलब नहीं था। उसे तो बस टेस्टी खाने और अपने चॉकलेट से मतलब था। अचानक से अरशद उठा और वहां से जाने लगा कि तभी अनन्या ने उसे पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम खाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, जवाब में अरशद ने कहा और दरवाज़ा खोलकर बाहर चला गया। अनन्या भी चेयर से उतर गई। उसने चॉकलेट लिया और उसके पीछे पीछे जाने लगी। अरशद को अपने पीछे से एक लड़की की दर्द भरी चीख सुनाई दी। उसके चलते कदम रुक गए। उसने पीछे देखा तो अनन्या जमीन पर गिरी हुई थी। अरशद भागकर उसके पास गया और उस पर चिल्लाते हुए बोला, पागल लड़की, जब मैंने तुम्हें कमरे में रहने को बोला था तो तुम यहाँ क्या आई? डांटते हुए उसने अनन्या को उठाया और उसने देखा अनन्या का घुटने पर चोट लग गई है। वो उसे डांटना चाहता था, लेकिन उसके मासूम चेहरे को देखते हुए वो चुप ही रहा। उसने अनन्या को अपनी पीठ पर बिठा लिया और पैलेस की तरफ जाने लगा। अनन्या ने जब से थोड़ी बड़ी हुई थी उसे सर्वेंट क्वार्टर के बाहर जाने का मौका ही नहीं मिला था। वो आंखों में चमक लिए सब कुछ देख रही थी। वहीं सब सर्वेंट गुस्सेल अरशद की पीठ पर अनन्या को देखकर हैरान हो गए थे। अनन्या की माँ ने भी यह देख लिया। बाकियों की तरह वो भी हैरान थी। तभी उनके साथ काम कर रही दूसरी औरत ने उनसे कहा, संगीता, ये अनन्या है ना? लग तो ये तेरी बेटी रही है, लेकिन यह अरशद बाबा के साथ वो भी उनकी पीठ पर। इसका अंजाम जानती है तू? अगर बड़े मालिक को पता चला तो वो तुझे और तेरी बेटी को धक्के मार के यहाँ से निकाल देंगे। इससे पहले बात बिगड़ जाए, अपनी बेटी को बोल वो अरशद बाबा से दूर रहे। संगीता जी उस औरत की बात समझ रही थी। वो चुप रही। इस वक्त उनका ध्यान अपनी बेटी के खिलखिलाते चेहरे पर था।
अरशद अनन्या को अपने कमरे में ले आया। उसने सबसे पहले अनन्या के घुटने पर बैंडेज लगाया। उसके बाद उसने पेन किलर की टेबलेट दी। अरशद का कमरा बहुत प्यारा था। सभी चीज़ें बड़ी ही सलीके से अपनी जगह रखी हुई थी। कितना सुंदर कमरा है। ये किसका कमरा है? अनन्या ने पूछा। अरशद ने कोई जवाब नहीं दिया। वो कुछ ढूंढ रहा था, शायद कुछ इम्पोर्टेंट, लेकिन उसे वो मिल नहीं रहा था। वहीं अनन्या उसके पीछे पीछे चल रही थी और बार बार एक ही बात बोल रही थी, तुम क्या ढूंढ रहे हो? यह कमरा किसका है? हम वापस कब जाएंगे? अरशद उसके सवालों से परेशान हो गया। उसने अनन्या को उठाकर बेड पर बिठाते हुए कहा, चुप, एकदम चुप। अब तुम कुछ नहीं बोलोगी और जब तक मैं नहीं कहता तब तक बेड से नीचे पैर भी नहीं रखोगी। यह कहकर उसने एक डब्बा खोलकर अनन्या के सामने रख दिया। अपने सामने काजू बादाम से भरे डब्बे को देखकर अनन्या खुश होते हुए बोली, क्या ये मेरे लिए है? तो अरशद थोड़ा चिढ़ते हुए बोला, नहीं, मेरे लिए। तो अनन्या मायूस होते हुए बोली, फिर तुमने इसे मुझे क्यों दिया? इस पर अरशद ने कहा, अरे मेरी सवालों की पुड़िया, ये सब तुम्हारे लिए है। अनन्या खुश हो गई, पर वो अरशद की बातों का जवाब देना नहीं भूली। मैं कोई सवालों की पुड़िया नहीं हूँ, मैं तो प्यारी सी गुड़िया हूँ। इतना बोल वो खाने लगी। अरशद ने उसे देखा और फिर अपने काम में लग गया। करीब 10 मिनट बाद उसे एक ब्लैक बॉक्स मिला, जिसमें बहुत सारा मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव थी। अरशद ने उसे अथर्व से छुपा कर रखा था। उसने बेड की तरफ देखा। अनन्या बॉक्स को पकड़े हुए सो गई थी। उसने बॉक्स लिया और उसे ब्लैंकेट उड़ा दिया और खुद अपने कंप्यूटर के सामने बैठ गया। सर्वेंट की आवाज़ से अरशद का ध्यान काम से हटा। उसने टाइम देखा, शाम के 5 बज चुके थे। सुनो, एक चॉकलेट का बॉक्स लेकर आओ, अरशद ने सर्वेंट से कहा और खुद अनन्या को उठाने लगा। उसने चॉकलेट का बॉक्स अनन्या को दिया, जिसे पाकर अनन्या बहुत खुश हो गई। वो दोनों वापस सर्वेंट क्वार्टर चले गए। दिन ऐसे ही बीतने लगे। अब अरशद अनन्या को रात में भी पढ़ाने लगा था। अनन्या बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ सीख रही थी। 15 दिन बाद बीत गए। सिंघानिया फैमिली ट्रिप से वापस आ गई। मीनाक्षी जी अरशद से मिलने सर्वेंट क्वार्टर जाने लगी। तभी रघुवेंद्र जी ने उन्हें यह कहकर रोक लिया कि अरशद बहुत बिगड़ चुका है। अगर तुम उसे और बिगाड़ना नहीं चाहती तो उसे कुछ दिन और अकेले रहने दो। मीनाक्षी जी का मन तो नहीं मान रहा था, मगर अरशद का जिद्दी और रूखा बिहेवियर याद करते हुए उन्होंने अपने मन को वहां ना जाने के लिए मना लिया। 10 दिन और बीत गए। छुट्टियां भी खत्म होने को थी। वहीं अब अनन्या के पास ठेला नहीं, एक क्यूट सी डॉल के प्रिंट का बैग था, जो कुछ दिन पहले ही अरशद ने उसे दिया था। अनन्या अपनी पीठ पर बैग लिए अरशद के कमरे से बाहर आई। दरवाजे के सामने ही उसे एक प्यारी सी डॉल दिखी। वो भागते हुए उसके पास गई और डॉल को उठाकर उसके ऊपर लगी मिट्टी को साफ करने लगी। तभी एक लड़की ने उससे वो डॉल छीन ली। उसके अचानक ऐसा करने पर अनन्या को धक्का लगा और वो नीचे गिर गई। निया! एक गुस्से भरी आवाज़ ने यह नाम लिया। वो लड़की जिसके पास गुड़िया थी यह आवाज़ सुनते ही डर गई। अरशद अनन्या के पास आया और उसकी चिंता करते हुए पूछा, आन्या, तुम ठीक हो? अनन्या ने हाँ कहा और खड़ी हो गई। अरशद अब उसे आन्या कहकर ही बुलाने लगा था। अरशद ने गुस्से में सामने खड़ी लड़की को देखते हुए अपने दांत पीसते हुए बोला, निया, तुमने आन्या को धक्का क्यों मारा? उसे चोट लग जाती तो? इस पर निया ने कहा, भाई, मैंने इसे धक्का नहीं दिया। मैंने देखा ये मेरी डॉल चुरा कर ले जा रही थी। मैंने तो बस इससे अपनी डॉल वापस लिया, खुद ही जानबूझकर नीचे गिर गई। निया अरशद की छोटी बहन थी। उसकी उम्र भी अनन्या के जितनी ही थी। जहाँ अनन्या दुबली पतली थी, वहाँ निया एक हेल्थी चाइल्ड थी। उसकी बात सुनकर अरशद ने अनन्या से पूछा, आन्या? इतने में ही अनन्या बोल पड़ी, मैंने इसकी डॉल नहीं चुराई, वो तो वहाँ धूप में रखी हुई थी और उस पर मिट्टी लग गई थी। मैंने बस उस पर से मिट्टी साफ की। यह सुनकर अरशद ने निया से पूछा, तुमने वो डॉल नीचे क्यों रखी थी और तुम्हें यहाँ किसके साथ आई हो? मेरे साथ। इन सब के बीच वहाँ एक और आवाज़ है। यह अथर्व था। उसे देखते ही अरशद को गुस्सा आने लगा। अथर्व ने अरशद के बगल में खड़ी अनन्या को देखा और फिर उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, तुम्हारे स्टैंडर्ड तो काफ़ी नीचे गिर चुके हैं। लगता है एक सर्वेंट क्वार्टर में रहते रहते तुम खुद को भी उनमें से एक समझने लगे हो। इस पर अरशद ने कहा, मैं क्या हूँ, कौन हूँ, मेरा स्टैंडर्ड कितना ऊपर है और कितना नीचे गिरा है, यह बताने की बजाय तुम अपने आप को देखो। निहायत ही बेशर्म और गिरे हुए लगते हो। हर बार पीटने के बाद भी मुंह उठाकर चले आते हो। माइंड योर लैंग्वेज अरशद, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते।
कहते हुए अथर्व का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। वहीं अरशद उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, बड़ा भाई? ओह रियली? इतना बोल अरशद थोड़ा सीरियस हो गया और आगे बोला, तुम यहाँ क्यों आए हो? ऑफ कोर्स मुझसे मिलने तो नहीं आए होंगे, तो जो करने आए हो वो करो और चुपचाप यहाँ से चलते बनो। अरशद अथर्व से बहस करने के मूड में नहीं था। अपनी बात कहने के बाद उसने अनन्या का हाथ पकड़ा और वहां से जाने लगा। पीछे से अथर्व ने कहा, डैड ने तुम्हें पैलेस वापस आने को बोला है। अरशद ने यह सुना और उसे पूरी तरह से इग्नोर करते हुए आगे चला गया। अथर्व ने अपने पास देखा, वहाँ बहुत सारे सर्वेंट मौजूद थे। अथर्व को काफ़ी एम्बेरेंस महसूस हुआ। उसने गुस्से से अरशद को देखा। अब बात उसके ईगो पर आ गई थी। अरशद उसे ऐसे कैसे इग्नोर कर सकता था, वो भी सर्वेंट क्वार्टर के सभी सर्वेंट के सामने। आगे बढ़ते हुए उसने पीछे से कसकर अरशद का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचते हुए एक जोरदार मुक्का अरशद के चेहरे पर झड़ दिया और एक जोरदार चीख सबके कानों में पड़ी। यह अनन्या की चीख थी। अरशद अनन्या का हाथ पकड़कर चल रहा था। अथर्व के अचानक उस पर अटैक करने से वो ना तो खुद को संभाल पाया और ना ही अनन्या को। अनन्या उससे कुछ दूर जा गिरी थी। उस वक्त उसके दिमाग में बस अनन्या थी। उसने अनन्या को उठाया। उसके माथे से खून बह रहा था, लेकिन अनन्या का हाथ इसके सिर पर नहीं बल्कि उसके गले पर था। ऐसा लग रहा था वो सांस नहीं ले पा रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। अथर्व भी यह देखकर काफ़ी डर गया था। वो अरशद के पास जाते हुए बोला, जल्दी करो, उसे डॉक्टर अंकल के पास ले चलो। अरशद ने अथर्व की आवाज़ सुनी। उसकी आंखों में खून उतर आया। वो सब कुछ भूल गया और अथर्व पर टूट पड़ा। जब अथर्व ने अरशद को धक्का दिया था तभी महेंद्र सिंघानिया वहां आ गए थे और उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो कोई भी नहीं देख पाया था। उन्होंने वहां खड़े नौकर से कहा, इसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चलो। उनकी बात सुनते ही नौकर ने अनन्या को लिया और वहां से चला गया। महेंद्र सिंघानिया ने दोनों भाइयों को लड़ते देखा। अरशद अभी भी अथर्व को मारे जा रहा था। अथर्व को काफ़ी चोट लग चुकी थी। इसके बावजूद भी महेंद्र जी ने दोनों को नहीं छुड़ाया। वो काफ़ी बेचैन लग रहे थे और डरे हुए भी। सब कुछ नज़रअंदाज करते हुए वो नौकर के पीछे जाने लगे।